कैमरा एक्शन। हिंदुस्तानी सिनेमा में मेलंकोलिक मास्टरपीस कहे जाने वाली फिल्म कागज के फूल ने सिनेमा लवर्स को बहुत कुछ सीखने के तौर पर दिया है। वैसे तो गुरुदत्त ने कहा था कि ये मेरे मेंटोर ज्ञान मुखर्जी के लिए एक सिनेमैटिक ओड है, पर क्रिटिक्स और सिनेमा में काम करने वाले लोगों के अनुभव और जानकारी की बदौलत सब इस फिल्म को गुरुदत्त की ऑटोबायोग्राफिकल सिम्फनी के तौर पर देखते हैं और समझते हैं। इस फिल्म को उनके निजी जीवन का एक पर्यायवाची माना जाता है। आज जिक्र करेंगे कागज के फूल के उस फेमस आखिरी सीन का और इस फिल्म से जुड़ी तमाम कहानियां, तमाम अटकलें और उधेड़बनों की बातें आपको बताएंगे खुराक के इस एपिसोड में। कागज के फूल को बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिजास्टर कहा जाता है। उस जमाने में 17 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने सिर्फ 2 करोड़ रुपए की कमाई की थी। आज कहा जाता है कि यह फिल्म अपने समय से बहुत आगे थी, पर उस समय क्रिटिक्स ने गुरुदत्त को मैडमैन, द क्लूलेस डायरेक्टर जैसे तमाम तमगों से नवाजा था। अब देखिए ना, एक आर्टिस्ट के लिए आर्ट का प्रदर्शन इतने बड़े स्केल पर करना और उसको देखने वालों की कमी पड़ जाना और उसके साथ ही कुछ टटपुंजियों की टिप्पणी सुनना उस गोल्डन एरा के सिनेमा ने अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से देखा था। वैसे कुछ और क्रिटिक्स की माने तो आज बबल रेपुटेशन के जमाने में गुरुदत्त ने जो मॉन्यूमेंट उस दौर में खड़ा किया था, आज भी वो एक बुलबुले की तरह टूट ही सकता था। कागज के फूल ने हिंदुस्तानी सिनेमा की हिस्ट्री में आर्ट और बॉक्स ऑफिस की जो रेखाएं थी उसको पैरेलल, उसको समानांतर कर दिया था। उस जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट मास्टरपीस थी कागज के फूल। उसको सीन बाय सीन फ्लैश आउट करेंगे तो बहुत से यादगार सीन्स निकलकर हमारे सामने आते हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदा सीन्स ने आज भी अपनी छाप दर्शकों के मन में छोड़ी हुई है। ऐसा ही एक सीन है जिसमें डायरेक्टर सिन्हा यानी गुरुदत्त शांति वहीदा रहमान से पहली बार मिलते हैं। घनघोर बारिश हो रही है, शांति को जुकाम है। उस जमाने में हीरोइंस को एक अलग तरीके से क्लोजअप देना होता था और उनकी एक्टिंग आज के समय में ओवर द टॉप लग सकती है और ये बात डिबेटेबल है, पर हम आगे बढ़ते हैं। तो सीन ये है कि सिन्हा साहब के हाथ में पाइप है। पाइप से एक कश लेते हुए बारिश में शांति के सामने वो आते हैं और उनसे पूछते हैं क्या उन्हें जुकाम हुआ है। शांति जवाब देती हैं अपने ही अंदाज में कि उन्होंने ऐसे जेंटलमैन बहुत देखे हैं और सिन्हा साहब हंसने लगते हैं। इसी सीन में सिन्हा साहब ने अपना कोट शांति को पहनाया था, जो इस फिल्म में एक अहम कड़ी आगे जाकर साबित हुआ। उस चर्चा पर आगे आएंगे, लेकिन इस सीन की अहम बात यह है कि स्टोरी वाइज प्लॉट को आगे बढ़ाने के लिए राइटर ने जो किया वो तो था ही, लेकिन यह कहा जाता है कि गुरुदत्त साहब की लाइटिंग की महारत ने लाइट एंड शेडोज से कुछ ऐसा गढ़ दिया था जो आगे जाकर इस फिल्म की विजुअल स्टोरी टेलिंग का एक अहम हिस्सा बना और दुनिया के लिए बनी एक मिसाल। इस सीन में पैटर्न लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें आप देखेंगे तो दोनों कैरेक्टर्स पर अलग अलग पेड़ का पैटर्न बनकर लाइट आ रही थी और यह कमाल था लाइट के आगे कागज के छोटे छोटे पैटर्न फिल्टर्स का, जिन्होंने हूबहू ऐसा दिखाया जैसे पेड़ से छनकर लाइट इतनी आंधी, तूफान और बारिश में कैरेक्टर्स पर गिर रही हो। ऐसा कहा जाता है कि गुरुदत्त ने ये लाइट फिल्टर्स फिल्म के डीओपी यानी डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी वीके मूर्ति साहब के साथ बैठकर सोच विचार कर डिजाइन किए थे। इस सीन के ठीक बाद सेट पर शांति की कास्टिंग की जाती है जब वो सिन्हा साहब से मिलने आती हैं, जिसमें एक शाफ्ट से लाइट उन पर आ रही है। इसका सबसे बड़ा विजुअल अर्थ ये था कि पारो यानी शांति की खोज हो चुकी है और सिन्हा साहब उन्हें कास्ट करने के साथ ही साथ उनके और फिल्म की स्टोरी में एक बड़ी लीप देने जा रहे हैं। ये लाइट पैटर्न सिर्फ शांति पर कहीं एंगुलर टॉप से आ रहा था, जो स्पॉट नहीं था लेकिन स्पॉटलाइट की तरह ही काम कर रहा था। इसके बाद स्टेज में थिएटर करने वाले लोगों ने भी स्पॉट लाइटिंग डायरेक्ट फ्रॉम द टॉप न रखकर कोने की फिक्स लाइटिंग से कैरेक्टर पर देनी शुरू की, जैसे कोई नई जादू की छड़ी लाइटिंग मार्केट में आ गई हो और आपको कुछ नई लाइट पर खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। फर्क था सोच का और विजुअल जस्टिस का, जो दिया था गुरुदत्त की कागज के फूल ने। ये सब ब्लैक एंड व्हाइट लाइटिंग पैटर्न्स या शाफ्ट लाइटिंग इस फिल्म के बाद हिंदुस्तानी फिल्म स्कूल्स का अहम हिस्सा बन चुके थे।
पर एक सीन जो हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में कल्मिनेशन सीन्स में याद रखा जाता है वो है कागज के फूल का आखिरी सीन। इस फिल्म की लाइटिंग की जो दंतकथा सामने आती रही है उनमें सबसे प्रबल कहानी आती है कि गुरुदत्त ने बहुत सारे सीन्स के लिए नेचुरल सोर्स ऑफ लाइटिंग को प्राथमिकता दी थी। अब महबूब स्टूडियोज में जो कुछ सीन्स शूट हो रहे थे उनमें टॉप लाइटिंग के लिए उस जमाने की सोलर लाइट्स का थ्रो गुरुदत्त के मुताबिक उतना नहीं था जितना वो दिखाना चाह रहे थे। जैसा पहले हमने आपको पैटर्न लाइटिंग की बात बताई थी और शांति के कास्टिंग वाले सीन के बारे में भी बताया था। उसी को जोड़ते हुए ऐसा कहा जाता है कि एक शाफ्ट ऑफ लाइट बनाने के लिए गुरुदत्त ने महबूब स्टूडियोज के ऊपर का एक हिस्सा तुड़वा दिया था और उसमें से सनलाइट, सूरज की रोशनी इस तरह पास करवाई कि जो फिल्म टेक्नीशियंस थे वो भी चकित रह गए। यही ऊपर से दीवार तुड़वाई जाने पर जो शाफ्ट लाइटिंग बनी वही आपको कास्टिंग के सीन में भी दिखाई देती है। अब अगर हम सोचें कि ये लाइटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है तो कुछ वैचारिक जुगाली करने वाले जो व्यूअर्स हैं, जो सिनेमा के लिए पागल हैं, उनको तो लाइटिंग का अहम हिस्सा होना पता होगा, लेकिन इस फिल्म में खास इसलिए भी है क्योंकि कैरेक्टर्स का जो डेवलपमेंट है फिल्म में, आउट इन दी ओपन आना है स्क्रीन प्ले में, वो धीरे धीरे हुआ है। उनकी कहानी धीरे धीरे खुली है और उससे पहले कैरेक्टर्स अपने कोकून में ज्यादा शैडो पैटर्न्स में ही रहे थे। यह भी एक स्टोरी टेलिंग या उस जमाने की फिल्म ग्रामर का अहम हिस्सा था जो आज शायद भतेरी हिंदुस्तानी पिक्चरों में मिसिंग है। एक तो ये फिल्म स्टॉक पर शूट हुई थी। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म स्टॉक का रात के सीन्स में इस तरह उभर कर आना जो बहुत डार्क ना लगे, वो गुरुदत्त एंड टीम ने सबको सिखाया था। फिल्म क्रिटिक्स को यह सब शायद प्रोडक्शन कॉस्टिंग में एक एडिशनल खर्चा ही लगा होगा या आज भी लगता होगा। खैर, इस तरह का लाइट डिजाइन आगे जाकर फिल्म स्कूल्स में पढ़ाया भी जाने लगा और वो इस फिल्म की शायद असल अचीवमेंट्स में काउंट हुआ होगा। जब इस तरह का लाइट डिजाइन फिल्म के आखिरी सीन में भी इस्तेमाल होता हुआ नजर आया जिसने सीन को और मार्मिक बना दिया था। गुरुदत्त ने अपने बाद आने वाले डायरेक्टर्स की पीढ़ी को जाने अनजाने एक मास्टर क्लास कागज के फूल के रूप में भेंट की थी। और अब बात उस आखिरी सीन की जो आज भी फिल्म एंडिंग में एक बेंचमार्क की तरह देखा, सीखा और पढ़ाया जाता है। आखिरी सीन है जब शांति यानी वहीदा रहमान का एक फिल्म के अंदर सीन शूट हो रहा है और वहां पर हैं गुरुदत्त एक गरीब एक्स्ट्रा के तौर पर। सिन्हा साहब यानी गुरुदत्त इस फिल्म की कहानी में किसी जमाने में एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर रहे हैं और आज एक एक्स्ट्रा के तौर पर इस फिल्म के सेट पर मौजूद हैं। उन्हें पहचानने वाला अब इस नए दौर में कोई नहीं बचा और ये गुरुदत्त की उस दौर की असल कहानी से थोड़ा मेल खाता था जब वो कर्जे में इस तरह डूब चुके थे कि आए दिन कोई ना कोई उनके पास तकादा करने आता था। गीतादत्त बच्चों को लेकर उनसे दूर हो चुकी थी और शराब की लत ने गुरुदत्त को इस कदर घेर लिया था कि कोई ये नहीं मान पाया कि वो क्रॉनिक डिप्रेशन के शिकार हो चुके थे। फिल्म में एक सीन आता है जब मिस्टर सिन्हा की बेटी शांति से मिलने आई है और शांति उसे देखकर पूछती है कि वो अब क्या लेने आई है, सब कुछ तो शांति खो चुकी है। उसके एवज में वो अपने डैडी का मकान ले सकती है जो शांति ने खरीद लिया था। उनकी बेटी इस बात से साफ इनकार करती है और कहती है मैं आपसे डैडी का पता पूछने आई हूं। और जवाब में आता है उनका पता जो कल था आज नहीं और जो आज है वो कल नहीं। कहीं ना कहीं ये गुरुदत्त की आप बीती दिखा रहा था जो शायद आगे जाकर होने भी वाला था। बहरहाल सिन्हा साहब की बेटी शांति से पूछती है कि पिछली बार शांति सिन्हा साहब से कब मिली थी और कहां मिली थी। इसका जवाब वो ठीक से नहीं दे पाती और कहती है कि उसे याद नहीं आता, दिन आते रहते हैं जाते रहते हैं, याद नहीं रहते। पिछली यादों के सिवा उसे अब कुछ भी याद नहीं रहता। उधर दूसरे तरफ अगले ही सीन में सिन्हा साहब जो बहुत बुरे हालात से गुजर रहे हैं वो अपनी बेटी की शादी के लिए तोहफा खरीदने के लिए फिल्म में एक्स्ट्राज यानी बैकग्राउंड आर्टिस्ट या जूनियर यूनिट में काम करने के लिए तैयार हैं। वही गुर्बत के दिनों को और मजबूती दे देती है एक बात, जो शराब खाने में होने वाली लड़ाई जो सिन्हा साहब को ही लेकर छिड़ जाती है कि वो एक समय बहुत जाने माने फिल्म डायरेक्टर थे जिन्होंने देवदास बनाई थी। पुलिस वाला उन्हें लेकर ही जा रहा है, अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ता है और सिन्हा साहब को पहचान जाता है और उन्हें कहता है साहब अपने घर जाएं, इस भद्दी जगह पाए गए हैं। एक समय पर इनका क्या रुआब हुआ करता था और आज क्या हाल है। इस फिल्म लाइन का कोई भरोसा नहीं। इसके बाद आता है वो अंत जो गुरु के जीवन का भी होने वाला था और इस फिल्म का था, द मेलनकोलिक सीन ऑफ अ क्राफ्ट्समैन
ये फिल्म हूबहू वैसी बन रही थी जैसा शायद उस समय गुरुदत्त जी रहे थे, और उन्होंने अपना अंत भी कहीं ना कहीं इस फिल्म के अंत में छिपा देख लिया था। अब शुरू होता है कागज के फूल का आखिरी सीन, जहां फिल्म की शूटिंग पर सिन्हा साहब एक एक्स्ट्रा के तौर पर पहुंचे हैं और वहां असिस्टेंट डायरेक्टर उन्हें दूसरे एक्स्ट्राज में से छांट लेता है और पूछता है डायलॉग याद किया है कि नहीं। वो उन्हें सर पकड़कर नीचे सेट पर बिठाता है और अपना डायलॉग लेने के लिए कहता है। जिस तरह का बर्ताव मिस्टर सिन्हा वहां झेल रहे होते हैं, कहीं ना कहीं उनके डूबते हुए सूरजनुमा करियर को भी गुरुदत्त अकेले भीतर ही भीतर झेल रहे थे, तकादा करने वालों की वजह से। इस फिल्म का अंत होते होते उनका करियर और जिंदगी दोनों का अंत होने वाला था, यह शायद किसी को भी मालूम नहीं था। कागज के फूल के रिलीज होने, उसके बॉक्स ऑफिस पर ना चलने के 5 सालों के अंदर गुरुदत्त की मौत हो गई थी। फिल्म के आखिरी सीन पर वापस जाएं तो शांति और सिन्हा साहब सीन शुरू करते हैं और शांति के अपनी तरफ मुड़ते ही खड़े हो जाते हैं सिन्हा साहब और एक भी डायलॉग नहीं बोल पाते। वहीं डायरेक्टर की आवाज आती है अपने असिस्टेंट को कि किस बेवकूफ को पकड़ कर ले आया है, और वो उन्हें सेट से निकलने का आदेश देता है। सिन्हा साहब जैसे ही वापस मुड़कर निकल रहे होते हैं, असिस्टेंट की आवाज फिर से आती है कि सेट का कपड़ा या प्रोडक्शन का कपड़ा अपने साथ लेकर ना जाएं। सिन्हा साहब अपनी शॉल उतारते हैं और शांति को दिखता है वो स्वेटर जो उसने अपने हाथों से बुनकर सिन्हा साहब को दिया था। आज उस स्वेटर में छेद ही छेद हैं, जैसे सिन्हा साहब के जर्जर जीवन का हाल बयान कर रहे हों। शांति के हाथ से तानपुरा गिरने का शॉट, उसका शौक और तानपुरे के गिरने की आवाज का संगम उसके कैरेक्टर की गति स्थिति को बयान करता है, और इसी फिल्म ग्रामर ने 50s की फिल्मों को अपनी एक अलग पहचान दी थी। खैर, शांति ये सब सुनकर सिन्हा साहब के पीछे जाती है और रुआंधे स्वर में उन्हें आवाज देती है सिन्हा साहब, और उनके पीछे दौड़ने लगती है। वही सिन्हा साहब आगे निकल चुके हैं, गाने के बोल शुरू हो रहे हैं। उड़ जा प्यासे भंवरे, रस ना मिलेगा धारों में, कागज के फूल जहां खिलते हैं, बैठ न उन गुलजारों में। और यहां आती है फिर वही बात लाइटिंग की। अंत के उस सीन में जब सिन्हा साहब डायरेक्टर कुर्सी पर बैठे पाए जाते हैं, तब उनके ऊपर जल रही पैटर्न लाइटिंग जो एक स्पॉट की तरह इस्तेमाल की गई थी, वो ऑफ हो जाती है। ये एक तरह का विजुअल तिलिस्म था उन व्यूअर्स के लिए जो फिल्म में बाकी सबसे आगे एक कदम एंटिसिपेशन में चल रहे होते हैं। उनके लिए सिन्हा साहब एज अ डायरेक्टर अपनी कुर्सी पर यहीं दम तोड़ चुके थे। ये एक तरह का मैजिकल रियलिज्म पैदा हुआ गुरुदत्त की एज अ डायरेक्टर बिना कहे आखिरी फिल्म होने का। बस इस बात का स्पेकुलेशन किसी को दूर दूर तक नहीं था। खैर, सिन्हा साहब के कुर्सी पर पहले प्राण निकल जाने के बाद उनका उस कुर्सी पर बैठे रहने का सामने से शॉट आता है। उनका असिस्टेंट उन्हें तभी पहचान कर उन्हें पुकार कर आवाज ही देता है, तब फुल हाउस लाइट का जस्टिफिकेशन आता है। ठीक उसी तरह जैसे एक बास स्वच्छंद आसमान में हवा की गोद में लहरा रहा हो, आम जीवन की ऊंचाइयों से ऊपर उठकर आकाश में फ्रीली उड़ रहा हो, जैसा शायद हर आर्टिस्ट की मनोकामना होती होगी। ऐसा कहा जाता है कि यह वही समय था जब गुरुदत्त अपनी आप बीती दिखा रहे थे दर्शकों को, पर उनके किसी भी करीबी को उनका ये मोड ऑफ कम्युनिकेशन समझ नहीं आ रहा था, यहां तक कि उनकी लॉयल ऑडियंस को भी नहीं। नतीजा यही हुआ कि कागज के फूल रिलीज हुई और उसे रिलीज होने के बाद एक असफल फिल्म मान लिया गया। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म गिर गई, क्रिटिक्स के तंज झेलने पड़े, और इस सब ने गुरुदत्त को और भावनात्मक रूप से प्रभावित किया। और अंत में हुआ वही जो आज हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं। गुरुदत्त को शराब और डिप्रेशन अपने संग ले डूबा। इसके बाद फिल्म में चलता है वो गाना जो फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक रीत बन चुका है, देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। और इस तरह गुरुदत्त से भी सब बिछड़ते चले जा रहे थे, और फिर वो दिन आया जब ये गाना भी सच हुआ, वक्त ने किया क्या हंसी सितम। जैसे कागज के फूल बिखर गए हों और नादान भंवरा उड़ चला हो अपनी स्वच्छंद उड़ान पर। कागज के फूल के साथ बहुत सारे ट्रिविया जुड़े हुए हैं जिनकी चर्चा किए बगैर इस एपिसोड को पूरा करना थोड़ा मुश्किल है। 1959 में बनी कागज के फूल भारत की पहली सिनेमास्कोप फिल्म थी। गुरुदत्त ने इसके लिए 20th सेंचुरी फॉक्स द्वारा दिए गए स्पेशल लेंस का इस्तेमाल किया था। साथ ही साथ बांद्रा स्थित मुंबई के न्यू टॉकीज सिनेमा घर को सिनेमास्कोप में अपग्रेड भी किया गया था। यह फिल्म भले ही गुरुदत्त की आखिरी डायरेक्टोरियल फिल्म हो, पर इस फिल्म के आगे भी उन्होंने अपने पुराने साथी देवानंद के साथ एक फिल्म करने की प्लानिंग की थी, जिस फिल्म की पटकथा दोनों साथ मिलकर बहुत समय से लिख भी रहे थे, और तय ये हुआ था कि इस फिल्म को कलर में बनाया जाएगा। मगर अफसोस
ये हुआ नहीं। सदी का ब्लैक एंड व्हाइट सितारा गर्दिश में डूबता चला गया। आज हम कागज के फूल को एक कल्ट फिल्म मानते हैं, उसकी तारीफें करते हैं, उस फिल्म को पढ़ाया जाता है, लेकिन उस समय पर इस फिल्म को सिर्फ इसलिए असफल मान लिया गया क्योंकि उसने बॉक्स ऑफिस पर कमाई नहीं की। और शायद उसी असफलता की वजह से, जिसमें गुरुदत्त का काफी पैसा भी लगा था, गुरुदत्त उसके बाद कोई फिल्म नहीं बना पाए, बनाने की हिम्मत नहीं कर सके उस क्रिटिसिज्म की वजह से। तो आज हमें सोचना यह जरूरी है कि जब हम बॉक्स ऑफिस नंबर्स 1000 करोड़, 2000 करोड़, 3000 करोड़ की बात करते हैं, तो क्या हम एक अच्छे सिनेमा को सिर्फ इसलिए नकार दे रहे हैं कि वो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप है, या एक खराब सिनेमा को इसलिए पसंद कर ले रहे हैं क्योंकि उसने 1000 करोड़ की कमाई की है? ये सोचना आपकी जिम्मेदारी। खुराक के इस एपिसोड का अंत कर रहे हैं कैफी आजमी के लिखे उस गाने के बोल के साथ जो कागज के फूल में ही है। वक्त है मेहरबान, आरजू है जवां, फिक्र कल की करें, इतनी फुर्सत कहां। दौर ये चलता रहे, रंग उछलता रहे, रूप मचलता रहे, जाम बदलता रहे। रात भर मेहमा हैं बहारें यहाँ, रात गर ढल गई फिर ये खुशियां कहां। पल भर की खुशियां हैं सारी, बढ़ने लगी बेकरारी। देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी।